हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत के साथ कर रहे होंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। अब जो हम करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अच्छा, इसके आप टॉपिक से ही, इसकी हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है इसमें। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सबको पता है, संविधान। तो ये जो संविधान है ये अब फ्रांस की जो मोनार्ची थी उसमें वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, मोनार्ची राजा का शासन होता है। जैसे भी राजा अपने तरीके से अपनी प्रजा को चलाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो बातें होती हैं वो सब राजा की होती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या हो गई, इसमें आपका जो पावर्स हैं, आपके जो लिमिटेशंस हैं, वो सब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब आपने देखा कि पहले नेशनल असेंबली जो है वो अब क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही है। ठीक है, एक बहुत ही यहाँ आप कह सकते हो, आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपने शुरू से फ्रांस का स्ट्रगल देखा है। कैसे फ्रांस में पहले जो राजा का शासन है, लुइस 16 जो है, वो किस तरह से चीज़ों को चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेब्ट हो गया है उनके ऊपर, और वो प्रजा से वो सारे कर्जों को अपने हटाने के लिए वो टैक्स जो है अपनी प्रजा पे लगा रहे हैं। बट जो जनता है, जो प्रजा है, वो भी कहाँ से उन टैक्स को पे करेगी। आखिर वो कहते हैं ना कि हद हो गई है अब बर्दाश्त करने की। तो वो वाली चीज लोगों को महसूस हुई और उन्होंने टैक्स को पे करने से मना कर दिया कि आप जो हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, अब हम उसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं पे कर सकते हैं, हमारी उतनी इनकम नहीं है, हम अपनी जो डेली की जरूरत वाली चीजें उनसे ही जूझते जा रहे हैं, तो हम आगे अब आपको कैसे टैक्स पे करेंगे, है ना। तो ये सिचुएशन जब हो गई है तब लोगों के अंदर ये फीलिंग आई है, नहीं अब तो हमें अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, अब हमें अपने लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जिससे सब लोग एकजुट होकर नेशनल असेंबली गए, सबने वहां पर वोटिंग राइट्स मांगे। और कि जो थर्ड, आपको मैं सारी कैटेगरी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में जो लोग आते थे वो सब हमने देख लिया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो जो थर्ड स्टेज के लोग होते हैं, नोबल क्लर्जी और थर्ड, सबने पढ़ा है ना। नहीं पढ़ा तो पीछे की वीडियोस देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा सबको, क्योंकि दोबारा से वो टॉपिक पढ़ाऊंगी तो फिर वो लंबा चलेगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नेशनल असेंबली जो है वो क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये कब शुरू हुआ है हमारा, ये भी याद रखना है हमें। 1789 से स्टार्ट हुआ है और अभी जो बात हो रही है हमारी, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, ये बात हो रही है 1791 की। अब इसमें क्या क्या चीजें थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में, ठीक है। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सबको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक लेनी है। एनसीईआरटी की बुक आप एक बार उस टॉपिक को रीड करिए, थॉरोली रीड करिए उसको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आएगा, पहली बात तो आप रीड करेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखिए, उससे समझिए, उसके बाद उसको फिर से रीड करिए। आपको एकदम, मैं कह रही हूँ 101% आपको टॉपिक्स जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, कोई टॉपिक आएगा, आप इजीली उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मैं भी एनसीईआरटी की बुक लेती हूँ ताकि आपको उसमें क्लियर। और उसके बाद जो मैंने इसमें पीपीटी बनाई हुई है ना, शॉर्ट्स को लेकर, शॉर्ट लाइंस हैं, नोट्स हैं, जो भी आप जो भी आपको लगता है कि आपको ये बोलना चाहिए या नोट्स बनाने चाहिए, आप उसे लिख लीजिए। मैंने इन शॉर्ट करके एक पीपीटी बना दी है, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप उसको अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। अच्छा, आप कोई भी चीज़ अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आपको लिखना ही होता है, कोई ओरल होता नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्या करिए, उसको लिखिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने ये वीडियो देख लिया, आपको समझ में आया ये चीजें हैं, अब आप आंख बंद करिए, पेन लीजिए, रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या क्या चीजें अभी पढ़ी हैं या सुनी हैं या मुझे पता है। अब आप उनको पॉइंट्स के थ्रू, जो भी आपको आता है, जो भी आपको समझ में आया है या जितना आपको याद है, उसको लिखिए। देन आप उसको चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, दोबारा से पीपीटी या स्क्रीनशॉट से या जो भी आपके नोट्स हैं उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये टॉपिक मेरा छूट गया है। आप फिर से उसको रिवाइज करिए, इतना कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप एग्जाम में। चलिए ठीक है, मैं भी उठाती हूँ एनसीईआरटी की बुक और आप भी ये टॉपिक करते हैं जल्दी से हम क्लियर, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों के पास अब बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, तो इतना लंबा कोई सुनेगा नहीं।
तो चलिए देखते हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं इनमें से आ जाते हैं। अच्छा, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। अच्छा, इसमें क्या करना है? मोनार्च मतलब राजा की जो पावर्स हैं उसको आपको लिमिट करना है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, इसका मेन काम क्या है? राजा अपनी मनमर्जी हर जगह नहीं चला सकता। जैसे पहले वो अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा देता था पीजेंट्स पर, या आपको ब्रेड्स के प्राइस हाई कर देता था, है ना, ये सारी चीजें जो है वो नहीं कर सकता है। अब उसे क्या करना पड़ेगा? जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्राफ्ट किया है, जो वहाँ के मेंबर्स हैं, उनकी सलाह के बाद वो आगे भी कोई स्टेप ले सकता है। नाउ द पावर्स आर सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 अलग अलग जो आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस बने थे, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी 3 इंस्टीट्यूशंस को। वो लोग ये चीजें देखेंगे। देखते हैं क्या है। नंबर 1 है लेजिस्लेचर, जो लॉ वगैरह देखेगी। नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव होंगे जो वहां पे हाई मेंबर्स होते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जुडिशरी जो है वो न्यायपालिका है जो ये देखेगी ये सही है गलत है, इन सब चीजों को चेक करेगी, ठीक है। इट मेड द फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इन तीनों के आने से, क्योंकि ये तीनों लिमिट कर रही है मोनार्च की पावर को, ठीक है, इससे वो क्या बन गई? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची? ये 3 इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 की बात कर रहे हैं हम, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave the power of making laws in the hands of National Assembly which was elected इनडायरेक्टली। अब नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो भी इलेक्ट किए जाएंगे, बट कैसे इलेक्ट होंगे? वो इनडायरेक्टली होंगे। ये नहीं है कि डायरेक्टली जो सिटीजन्स हैं वो आके कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे और फिर वही मेंबर्स जो है वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फिगर 7 में समझाया हुआ द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं किस तरीके से आपको दिखाया गया है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या है। जुडिशरी में जज आएंगे, ठीक है, उनको भी जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो वोट करेंगे। अच्छा, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये देख लीजिए। जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो अबव द एज ऑफ 25 हैं, मेंस हैं, ठीक है, और उसके बाद वुमेन्स जो हैं और जो बाकी लोग हैं, the remaining men and women are called as passive citizens who had no voting rights। अच्छा, पैसिव सिटीजन्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। एक्टिव सिटीजन्स जो हैं अबव द एज ऑफ 25 एंड, और वो क्या करते हैं? वो टैक्स पे करते हैं। किसके इक्वल? जो लेबर है ना, जो लेबर है उस टाइम की जो लेबर होगी उसका जो 3 दिन की वेज होगी ना, उसके इक्वल वो पे करते हो टैक्स। वही लोग जो हैं एक्टिव सिटीजन्स में आएंगे और वही लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि जज, जुडिशरी में जज को शो किया गया है, वो भी वोट के थ्रू जाएगा वहां पर, और इसमें भी जो वोट करेंगे एक्टिव सिटीजन्स करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होगा? एक तो किंग होगा, क्योंकि जो भाई सीनियर लोग होंगे उसमें एक तो किंग है और ऊपर से उसके कुछ मिनिस्टर्स होंगे। अच्छा, किंग को तो कोई आप वोट करके नहीं ला रहे हैं, बट जो मिनिस्टर्स होंगे वो आप वोटिंग के थ्रू जाएंगे। जो नेशनल असेंबली में मेंबर्स होंगे उनके थ्रू वहां से आएंगे, वो वोटिंग के थ्रू ही आएंगे, क्योंकि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो वोट करके इलेक्टर्स भेजेंगे। कितने? 50,000 के करीब जो है वो लोग चुने जाएंगे, और वहां से जो मेंबर निकल के जाएंगे नेशनल असेंबली में 745 के अराउंड जाएंगे, ठीक है। इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन उस समय पर कैसा था? फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम कैसा था? The Constitution began with the Declaration of the Rights of Man and Citizen, ठीक है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला एक डिक्लेरेशन हुआ। जैसे आप अगर देखेंगे हमारे संविधान में प्रस्तावना आती है ना, प्रियम्बल आता है ना, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा,
पहला फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रांस का ही था। तो उसमें एक डिक्लेरेशन है किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स और जो लोग हैं उनके राइट के लिए हैं, सिटीजन्स मैन वुमेन उनके राइट को लेकर एक डिक्लेरेशन दिया गया हुआ है, ठीक है। राइट सच एज, अब कैसे राइट्स हैं उसमें दिया हुआ है कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आपको अपनी बात रखने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब लोग क्या हैं, समान रूप से एक जैसे हैं, वर गिवन टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, और जन्म से ही ये हर व्यक्ति को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हो रहा है या पर्टिकुलर किसी स्टेट में पैदा हो रहा है तब आपको ये राइट्स दिए जाएंगे, नहीं, ये आपको बाय बर्थ हर नागरिक को मिलेंगे, ठीक है। एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। लॉ यही है, लॉ की तो कोई बात ही नहीं है, लॉ यही बना ही दिया गया है कि ये जो है वो आपके राइट्स हैं। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, अब इसमें लॉ क्या जोड़ा गया है कि ये ड्यूटी होगी स्टेट की, पावर जो है जिन लोगों के हाथ में है उन लोगों की ये ड्यूटी होगी कि ये जो अबव राइट्स हैं, जो भी ऊपर हमने राइट्स की बात की है, उनको लोग जो हैं वो पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। वो उनके नेचुरल राइट्स हैं भाई, वो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको अपनी बात रखने का अधिकार, आपको जीने का अधिकार, आपको अपनी रहने सहने का अधिकार जो है वो, ये जो कुछ बेसिक राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपके नेचुरल सिटीजन राइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना मोनार्क की, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसकी ड्यूटी है, जुडिशरी जो है उसकी ड्यूटी है, ठीक है। हम बात करेंगे अब पॉलिटिकल सिंबल्स की। पॉलिटिकल सिंबल्स क्या हुए, पॉलिटिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो उस टाइम मोनार्ची है फ्रांस में, वहां पर कुछ सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया जो आपके जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पार्टी से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड हो। अच्छा, इससे क्या होता है, पिक्चर से विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाती है, लोग जो है उसको जल्दी समझ लेते हैं। आपको किसी पार्टी का नाम नहीं पता हो, अगर निशान पता हो तो आप उसको जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो पिक्चर्स के थ्रू समझाना लोगों को इजी है। उस टाइम पे जहां पर लोग हमेशा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, जिनको चीजें जो है वो सिंबल्स के थ्रू ही समझ में आती थी। तो पॉलिटिकल सिंबल्स में, अच्छा आप किसी कंट्री का फ्लैग अगर देखते हो तो आपको कंट्री समझ आए ना आए, बट फ्लैग को देखकर भी कई लोगों को समझ में आ जाता है अच्छा ये इस देश का फ्लैग है। और उस सिंबल से, मान लो एक फ्लैग ही है, वो बहुत बड़ी चीज लोगों के लिए स्टार्टिंग में नहीं होगी, बट धीरे धीरे लोग उससे अटैच्ड फील करने लगते हैं, है ना। अब आप अपने देश का झंडा ही देखो, उसको देख के आपको एक प्राउड फील होता है ना। तो वो सिंबल है आपकी कंट्री का। तो सिंबल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों के दिलों में लाने के लिए है कि आप इससे जुड़े हुए हैं, ये आपके रक्षक हैं, ये सिंबल्स जो हैं ये आपकी पहचान है, आपके रक्षक हैं। तो इस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक है ब्रोकन चेन। अगर आप देखेंगे तो ये जो एक पिक्चर दी हुई है ना, डिक्लेरेशन ऑफ द, आप देखेंगे ये डिक्लेरेशन दिया है ना, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ले बार्बियर इन 1790 में उन्होंने एक जो पिक्चर पेंट किए, इसमें आप मोस्टली सारे सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसमें एक विंग्ड वुमेन है जिसके पंख हैं, एक और वुमेन है जो हाथों में ये लेके खड़ी है, तो उसके ब्रोकन चेन है उसके हाथों में, मतलब चेन टूटी हुई है, ठीक है। और एक यहाँ रॉयल सिंबल भी है, रॉड भी है ना, स्नेक भी दिया हुआ है। तो आप अगर इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले इन पॉलिटिकल सिंबल्स को हम पढ़ते हैं। तो ब्रोकन चेन है, ठीक है। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। अच्छा, जो स्लेव्स जो होते थे उनको, जब वो उस स्लेव से आप मुक्त हो गए हैं, ठीक है, एक आप मोनार्ची के स्लेव में थे, अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गए हैं, ठीक है, तो अब आप उससे मुक्त हो गए हैं। तो ब्रोकन चेन उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। Chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. अब आप आजाद हो चुके हैं। Bundle of rods क्या है? रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन। अच्छा, बंडल ऑफ रॉड दी हुई है और जिसमें ये 3 कलर भी दिखाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये फ्रांस के कलर्स हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप अलग अलग हैं तो आपको इजिली तोड़ दिया जाएगा, बट अगर आप एक साथ हैं, एक जैसे ये रॉड एक साथ है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो यूनिटी है उसमें ही आपकी असली शक्ति है। अगर आप एक साथ हैं आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, मॉरल स्टोरीज में, कि
एकता में ही शक्ति है। तो एक वो बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो अलग अलग स्टिक लाके देता है 4 कि इसको आप इजीली तोड़ के दिखाओ, तो वो लड़के आराम से तोड़ लेते हैं। फिर उन चारों स्टिक्स को एक साथ करके और चारों स्टिक्स को एक साथ करके कहते हैं अब इनको तोड़ के दिखाओ, तो वो कोई नहीं तोड़ पाता है। तो द मेन थिंग कि आपको बताना कि लोग अगर एक साथ हैं तो उनकी शक्ति ज्यादा है। Now next is the eye within a triangle radiating the light। इसमें क्या है, the all seeing eye stands for knowledge। एक आंख बनी है जो ट्रायंगल के अंदर और उसमें से लाइट निकल रही है, रेडिएट निकल रही है, दैट रेडिएट कर रही है। दैट मीन्स आप नॉलेजेबल हैं, आपके आईज क्लोज नहीं है, आप इधर भी नॉलेज है, इधर भी नॉलेज है, रोशनी आप एक नॉलेज की जो है वो फैला रहे हैं और आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप हर दिशा में नॉलेज को देख रहे हैं। नेक्स्ट है सिप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। रॉयल पावर क्यों दिखाना जरूरी है, क्योंकि इसमें अभी मोनार्ची है, मोनार्ची खत्म नहीं हुई है, राजा है, तो भाई राजा को भी हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना होगा, तो वो रॉयल पावर को सिंबलाइज कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। अब स्नेक क्या कर रहा है, अपनी ही टेल को काट रहा है, बट बेसिकली क्या है, वो एक रिंग फॉर्म कर रहा है। उसका क्या मतलब है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी में है वो, ठीक है। ये बेसिकली एटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। रेड फाइग्रियन कैप क्या है, ये कैप उन लोगों के थ्रू पहनी जाती थी जो जो अपनी दास्ता से आजाद हो जाते थे, जब स्लेव्स थे उसके बाद जब वो आजाद होके आते थे रेड कैप पहनते थे, जो दिखाता है कि हाँ हम आजाद होके यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्ची चल रही है उसका हिस्सा है। ब्लू व्हाइट रेड अगर आप देखोगे ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के, जो ये वुमेन है वो इन तीनों कलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ द नेक्स्ट इज द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। मतलब ये एक ऐसे है ना, जैसे ऊपर आसमान से कोई एक परी आ रही है जो इसके हाथ में एक छड़ी भी है, जो देखती है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा हो। तो दैट इज कि एक जो एक लॉ की देवी होती है ना, एक तो आपने देखा होगा वो मूर्ति आंख बंद करके जो तराजू में तौलती है कि वो ये नहीं देख रही है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उसके लिए दोनों इक्वल है। और एक ये है जो सब कुछ अच्छा करेगी आपकी लाइफ में, ठीक है, वो ऊपर हेवन से आई हुई है। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल आर इक्वल बिफोर इट। अगर आप एक देखेंगे लॉ टैबलेट, दैट मीन्स इसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ दोनों इक्वल हैं और लॉ की नजरों में दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला टॉपिक। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो, आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर, ठीक है। आप इसमें द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसको एक बार रीड करिए, चैप्टर को भी आपको एटलीस्ट 2-3 बार रीड करना चाहिए, एंड देन आप किसी भी वीडियो की हेल्प से उसको इजिली क्लियर कर सकते हैं। जो छोटे छोटे सिंबल्स बताए गए हैं, एक्टिव पैसिव सिटीजन्स बताए गए हैं, कैसे जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों को बताया गया है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, रखना है, ठीक है। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और वो हमारा होगा फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अभी हमने यहाँ देखा कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया है, बट नेक्स्ट टॉपिक में फ्रांस ने वो मोनार्ची भी खत्म कर दी है, अब वो एक रिपब्लिक बन गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।